नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। और आज हम 4 मार्च 2022 शिफ्ट 2 की सीबीएसई की जो आंसर शीट आई है उसको आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, उसके हम आंसर देखने वाले हैं और ज़्यादा बात न करते हुए काम पे ध्यान देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं ज़रूर बोलूँगा कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर बुरी भी लगती है तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइए कि आखिरकार ऐसा आपको क्या गलत लगा और हम उसमें सुधार लाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 4 मार्च 2022 शिफ्ट 2 की आंसर शीट। बातें कम काम ज़्यादा। कंप्यूटर के क्वेश्चन सभी जानते हैं कि इसके अंदर 52 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का ही है। इंटरनेट पर कोई वेब पेज खोलने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? जी हाँ, यदि आपको कंप्यूटर में वेब पेज चलाना है, कोई वेबसाइट खोलनी है तो इसके लिए हम कंप्यूटर में ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं और वेब ब्राउज़र इसका सही आंसर है और बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और ये हम अपनी नोट्स में फंडामेंटल की वीडियोस में सिखा चुके हैं, बता चुके हैं और सिखा चुके हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम नई नई वीडियोस के बारे में, डिटेल्स के बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ाते जा रहे हैं और उसके बारे में डिटेल हम थ्योरी भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और साथ में हम बहुत जल्द एक ऑब्जेक्टिव सीरीज भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों, तो उसे भी आप जरूर लगाएं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम डालेंगे और बड़ी मेहनत से हमने वो सीरीज बनाई है और आपके लिए हम आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि CDR का पूरा नाम क्या होता है? तो CDR को हम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोलते हैं। R का रिकॉर्डेबल है और RW अगर होता है तो उसका रीडेटेबल उसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट पर अथवा वेब पेज पर इधर उधर जाने के लिए और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट कीज, इनको सबको क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड में यदि आपको पेज पर इधर उधर जाना है तो उसके लिए नेविगेशन की इस्तेमाल की जाती है और मैंने बताया है फंडामेंटल में भी कि ये कीबोर्ड के अंदर नेविगेशन की होती है। हालांकि मैंने किताब में पढ़ाया था कि 4 जो आपके एरोज की हैं उन्हें हम नेविगेशन की कहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये और भी चीज़ बता रहा है कि एरो वगैरह के साथ पेज अप, पेज डाउन ये भी नेविगेशन का काम करती हैं, तो इन्हें भी हम ऑफकोर्स नेविगेशन की बोलेंगे। तो सही आंसर है नेविगेशन की। सिंपल से क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग या किसका उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी सेपरेटर के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने फंडामेंटल में थ्योरी में पढ़ाया है, अपने इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया है या भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया है, तो उसके बारे में हम जल्दी बताने वाले हैं क्योंकि अब आजकल लिनक्स के क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी आने लगे हैं। तो कुछ कमांड, इंपॉर्टेंट कमांड कौन कौन सी हैं, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर आप डॉस आपने चलाया होगा, डॉस में आपने देखा होगा कि स्लैश के द्वारा हम डायरेक्टरी को अलग अलग करते हैं। तो ये स्लैश होता है, ये निशान बिल्कुल सही है, बैक स्लैश जिसे स्लैश बोलते हैं और ये गलत निशान है, ये सही निशान ये होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, हम स्लैश के द्वारा ही हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको अपन, इसके द्वारा अपन डायरेक्टरी को अलग अलग बता सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक, इसे बोलते हैं पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट के रूप में माना जाता है? तो ये आप अगर थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लें, आप हिंदी क्वेश्चन जो पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता हूँ हिंदी में, मोस्टली हिंदी इतनी टफ आती है इसकी, मैं खुद हिंदी लैंग्वेज बोलता हूँ पर यहाँ पर ये हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो मैं सलाह देता हूँ कि आप इंग्लिश को भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट आल्सो नॉन ए पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? यानी कौन सा इसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट है जिसको अपन प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट के नाम से जानते हैं या कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? तो उसको हम कोर्टाना नाम का ये एक असिस्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, हेल्प लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल व्यक्तिगत सहायता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए व्यक्तिगत या पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट के रूप में जानते हैं? तो यदि आपको कोई पर्सनली हेल्प लेनी है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप ये डायरेक्टली आप पर्सनली हेल्प ले सकते हैं, उसको हम कोर्टाना के नाम से जानते हैं और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप किस टैब का उपयोग करते हैं और स्पेलिंग और ग्रामर यानी कि वर्तनी और व्याकरण जांच कर सकते हैं। तो स्पेलिंग ग्रामर जांच करने के लिए हम किस टैब में जाते हैं? जाहिर सी बात है रिव्यू टैब में जाते हैं। 2016 हो, 13 हो या 19 हो, सभी में आपको ये रिव्यू टैब में मिलता है। 2021 भी आ गया है और 2021 एमएस ऑफिस जो है वो भी शायद ऐसा ही होगा, मैंने देखा नहीं है अभी तक, है ना। तो मैं बहुत जल्द 2021 की भी वीडियोस में आपके सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। 5 अक्टूबर 2021 को एमएस ऑफिस 2021 का मतलब रिलीज किया गया था। ये डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? तो एडिट नाम का कोई टैब नहीं होता है, आप जानते हैं। फाइल नाम का मेनू होता है, होम नाम का टैब होता है, रेफरेंस नाम का टैब होता है, लेकिन एडिट नाम का कोई भी टैब एमएस वर्ड में नहीं होता। अगला प्रश्न है मोस्टली अगर आप 2013 पे काम कर लेंगे तो 2013 में काम करने के बाद 2016-19 के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा भटकिए नहीं, आप 2016 पूछे, 2019 पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2013 से चलाया है तो आप 2013 से आप 2021, 2016, 2019 भी आप लगा सकते हैं। एमएस ऑफिस 2016 में किस टैब का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को अपर केस में बदलते हैं? तो फिर किस टैब में होता है अपर केस में चेंज करने का ऑप्शन? तो केस चेंज करने का ऑप्शन आप जानते हैं एमएस वर्ड में होम टैब पे मिलता है। ये मैं आपको चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ सबके साथ में आपका एक प्रैक्टिकल टैब का भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं ओपन किया और होम टैब पर ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि होम टैब के ऊपर ये ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट तो कर रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे चेंज के नाम का ऑप्शन ये है और ये होम टैब के अंदर ही है, ठीक है। सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI से सपोर्ट करती है? तो डॉस, विंडोज और उबुंटू। तो दोस्तों डॉस सिंगल यूजर ओएस है, ये सपोर्ट नहीं करता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन 1 दिया है, गलत है। और केवल ऑप्शन 1 ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका बचा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप उबुंटू को नहीं जानते हैं, उबुंटू भी एक ओएस होता है, अगर आप उबुंटू को नहीं जानते हैं तब भी आप इन तीनों ऑप्शन से इसको टिक कर सकते हैं। नहीं जानते उबुंटू को तब भी, उबुंटू भी एक GUI ओएस होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि एथरनेट सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो एथरनेट जो होता है उसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं और लैन कार्ड का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में इस्तेमाल किया जाता है एथरनेट कार्ड का। एथरनेट कार्ड का फोटोज मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ मैं, और ये फोटोज हमने पहले वाले जो CPCT के पेपर में उसमें दिखाया था। अब फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको, है ना। मैं 1 सेकंड रुकें आप। ये आप देखें, ये एथरनेट कार्ड के इमेजेस हैं और ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है और ये इस जगह पर, यहाँ पर एक केबल लगा दी जाती है और ये कंप्यूटर के CPU में फिट रहता है। ये एथरनेट कार्ड है, इसको हम लैन कार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेब डेवलपमेंट में संबंध में PHP का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म मेरे फंडामेंटल नोट्स में दी हुई है और ये पढ़ाया भी हमने। PHP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट, जब वेब पेज बनाए जाते हैं तो वेब पेज के लिए हम एक लैंग्वेज PHP का इस्तेमाल करते हैं और उस PHP लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे हम देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ये फुल फॉर्म है, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला ये फुल फॉर्म है और ये मैंने कहा भी था कि इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें हम वेब पेज बनाते हैं। PHP का फुल फॉर्म भी होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है। तो PHP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर होता है। सॉरी, मेरे अभी जो था ना JSP जो लैंग्वेज थे तो वो मेरे को याद आ रहा था, ASP एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। तो PHP का पूरा नाम यहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। फुल फॉर्म सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये डैश अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को जोड़ते हैं ताकि उन्हें एक ही एप्लीकेशन में देखा जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? दो जगह से एक जगह पर जोड़ना, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंटीग्रिटी कहते हैं। एक रूप बनाना मतलब, तो उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो इंटीग्रिटी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वो सही ऑप्शन है, डाटा इंटीग्रेशन टूल। इसके अलावा सर्च टूल, इंडेक्स टूल ये सही नहीं माने जाएंगे। तो अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप इतना, अगर आप बेसिक्स में पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली यहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी टूल लगा सकते हैं।
वर्तमान में यूपीआई का उपयोग करते हुए प्रति ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर की सीमा कितनी है? तो वर्तमान में आप यूपीआई के द्वारा 1 लाख तक, यदि आपने यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने कभी करके देखा होगा, जिन लोगों ने किया है, मैंने तो करके देखा है, मुझे पता है, तो 1 लाख रुपए का इसका सीमा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये फंड ट्रांसफर अपन 1 लाख रुपए कर सकते हैं यूपीआई से। इसके बाद MS एक्सेल 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्षर पर समय के साथ निरंतर आंकड़ों को दर्शाता है और जो उसे समान अंतराल जैसे महीने, तिमाही महीने या वित्तीय में आंकड़ों के रूप में साझा भी करता है, दिखाता भी है? तो ऐसा कौन सा चार्ट है जो आपको समान रूप से रेखा के रूप में मान दिखाता है ना? चार्ट समान रूप से स्केल किए गए डाटा को दिखाता है। तो ये आप अगर समझें तो समान रूप से रेखा चलेंगे तो वो लाइन या एरिया चार्ट में होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर लाइन चार्ट भी दिया हुआ है और एरिया चार्ट भी दिया हुआ है। दोनों ही चार्ट से ये काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जब एरिया चार्ट लाइन जैसा होता है तो मेन चार्ट जो माना जाता है वो लाइन चार्ट माना जाता है। तो लाइन चार्ट बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। बाकी रडार और सरफेस जो गोल गोल करके होते हैं और ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक साथ एक से अधिक महीनों का डाटा दिखा नहीं सकते हैं, तो लाइन चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। किसी भी सिस्टम में पहुंच नियंत्रण यंत्र यानी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को अनाधिकृत उपयोगकर्ता को डैश और उसकी पहुंच प्रतिबंध करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो कोई भी सिस्टम है उसको अपन अनाधिकृत मतलब अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। तो क्या करने के लिए बनाते हैं? उसको रोकने के लिए, या उसको एक्सेस को ना कर सके, रोकना होता है या उसको स्टॉप करना होता है। तो हिंदी में रोकना दिया हुआ है और इंग्लिश में प्रिवेंट, एक ही बात है। तो यहाँ पर अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए, यहाँ पर रोकना आ गया, तो रोकने के लिए हम ये किसी भी सिस्टम की पहुंच एक्सेस कंट्रोल को मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अनाधिकृत या अनऑथोराइज एक्सेस को हम रोक सकें। कंप्यूटर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के डैश उचित संगठन से प्राप्त किया जाना चाहिए और उसके साथ उसका पंजीयन भी होना चाहिए। तो कैसे संगठन से? ये कुछ नहीं, पहले खबर आ चुका है कि टू अचीव कंप्यूटर सिक्योरिटी, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, आजकल आप देखते हैं कई वेबसाइट खुलती नहीं है। यदि आप कंप्यूटर की डेट टाइम चेंज कर देंगे तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर ओपन नहीं होगी, ठीक से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट और हमारे कंप्यूटर का डेट अलग अलग हो जाता है। तो यदि हमने किसी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया या उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो वेबसाइट हमारे सर्च इंजन पर, हमारे ब्राउजर पर नहीं ओपन हो पाएगी, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वो बोल रहा है कि टू अचीव कंप्यूटर सिक्योरिटी द डैश ऑफ ए वेब मस्ट बी obtained फ्रॉम द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर्ड विद देम। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी संगठन से अपने वेबसाइट को पंजीयन करने के लिए? जी हाँ, सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, अपन प्रमाण पत्र बोलते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा होता है? वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, तो उसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? पीसीबी का पूरा नाम ये भी हमने फंडामेंटल में बताया है, और पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, यदि आपने स्प्रेडशीट में काम किया है और आपको उसको ओपन डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो हम जैसा सेव करते हैं कोई फाइल एक्सेल में तो उसका एक्सएलएस फॉर्मेट होता है, लेकिन ओपन सिस्टम के लिए ओडीएस एक्सटेंशन होता है, ओडीएस। वो सही है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फुल फॉर्म भी इसका यही होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर देने के बाद अगला प्रश्न है, डिस्केट जैसे अपन मेमोरी डिवाइस होती है, ये हार्ड डिस्क की तरह, तो फ्लॉपी डिस्क कह सकते हैं। तो डिस्केट जो है स्टोरेज का एक प्रकार है। कौन सी स्टोरेज प्रकार है ये? मीडिएटर, डेटा या मीडियम या फॉर्मेट। तो डिस्केट जो होता है एक टाइप फॉर्मेट है, मैग्नेटिक मीडिया का होता है, और ये मीडियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर सही है। लेकिन जो मैग्नेटिक मीडिया या मैग्नेटिक मीडियम जिसे बोला जाता है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये शॉर्ट में दे दिया है, ठीक है इसका आंसर। अगला ऑप्शन है, डिवाइस ड्राइवर फॉर्मेट का एक ऐसा समूह है जो हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के डैश के साथ संवाद करने में मदद करेगा।
तो डिवाइस ड्राइवर फाइलों का एक समूह होता है। हम ड्राइवर जानते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को कंप्यूटर के किसके साथ, ड्राइवर कंप्यूटर में काम तो करता है, पर कैसे करता है, वो ओएस के माध्यम से काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से काम करेगा। बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला ये जो विंडो दी गई है, पूछा गया है विंडोज के बारे में कि नीचे दिए गए विंडोज में डायलॉग बॉक्स में देखें और ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो पेपर का जो साइज है वो 5 विड्थ इंच का और हाइट उसकी 7 इंच की हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पर, यही पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट के पेज का आकार बदल जाएगा। जी हाँ, वो A4 साइज का जो है वो कस्टम साइज में बदल जाएगा और ये करेक्ट बात है, एकदम सही होगा। फॉन्ट नहीं बदलेगा क्योंकि फॉन्ट का बॉक्स नहीं है, ये पेज सेटअप बॉक्स है। आप देख सकते हैं पेज सेटअप बॉक्स इस जगह पे, तो इससे सिर्फ पेज की सेटिंग बदलेगी, फॉन्ट की सेटिंग नहीं बदलेगी। तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है एमएस वर्ड में 2019 में गटर क्या होता है, तो गटर पोजीशन कितनी होती है, तो गटर पोजीशन 2 होती है हमेशा, एक लेफ्ट में होता है एक टॉप में होता है। गटर पोजीशन जो लिखते हैं अपन जब एमएस वर्ड में, यहाँ पे देखें एमएस वर्ड को, यहाँ पे जब गटर पोजीशन में काम करते हैं, जब अपने क्लिक किया और ये गटर पोजीशन जो होती है, ये गटर पोजीशन जो है हम जब टॉप करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे गटर में ये इस जगह पे ऐसे ऊपर ये काटने के लिए या बाइंडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मैटर आ जाता है, या करते हैं लेफ्ट तो लेफ्ट में आ जाता है, ये गटर होता है। तो गटर को ही हम 2 प्रकार में बांटते हैं इसको अपन, या तो टॉप या लेफ्ट। तो गटर की पोजीशन 2 प्रकार की होती है, तो ये इसका आंसर है, सही है 2, बिल्कुल करेक्ट है 2। कौन सा इंडेंट मार्कर एमएस वर्ड 2019 में पहली लाइन को छोड़कर सभी लाइनों को नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा इंडेंट है जो पहली लाइन को छोड़ देगा, बाकी सबको इंडेंट लगा देगा। तो इंडेंट 4 प्रकार के हमने बताए हैं अपनी थ्योरी में। पहला फर्स्ट इंडेंट, जिसमें पहली लाइन आगे रहती है बाकी मैनेज नहीं होती, और लेफ्ट राइट, और एक होता है हैंगिंग। हैंगिंग में पहली लाइन को छोड़कर सभी लाइनें कंट्रोल की जाती हैं, तो ये हैंगिंग इसका सही आंसर है, हैंगिंग इंडेंट। अगर आपको इंडेंट के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप हमारी एमएस वर्ड की वीडियो को जरूर देखें, यहाँ आपको इंडेंट सीखने मिलेगा, और बल्कि एमएस वर्ड पूरे से सीखना मिलेगा, जिसमें आप एमएस वर्ड पर सीखने के बाद अच्छे से काम भी कर पाएंगे। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लाइन और पेज ब्रेक के टैब में पोजीशन कंट्रोल को पहचाने। 2019 एमएस वर्ड है, उसमें संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लाइन और पेज ब्रेक टैब में पोजिनेशन कंट्रोल को पहचाने। डैश किसी विशेष पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक को ऐड करता है। तो पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक को ऐड करता है, कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पेज ब्रेक ऐड कर दिया जाएगा। तो पैराग्राफ से पहले पेज को ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज ब्रेक ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसका आंसर पेज ब्रेक ही होगा, बाकी विंडो नाम के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। पेज ब्रेक नाम का ऑप्शन होता है जिससे पेज ब्रेक हो जाता है, चाहे पैराग्राफ से पहले क्लिक कर देंगे वहाँ और चाहे बाद में क्लिक करेंगे वहाँ। यदि आपने जहाँ क्लिक किया वहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, तो पैराग्राफ से पहले करने के लिए पहले क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक के नाम से हम ब्रेक कर सकते हैं। सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन स्याही की बहुत छोटी बूंदें और नोजल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती हैं। जो रंगीन स्याही की छोटी छोटी बूंदें जो निकलती हैं वो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर से निकलती हैं, और ये सही आंसर है। इसका आंसर अगला प्रश्न है कि हम फाइल को दर्शाने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा को कम करने के लिए डैश एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो फाइल जो जहाँ ज़्यादा गिरती हैं तो उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, फाइल को कंप्रेस कर देते हैं या बिनार कर देते हैं या फिर उन्हें बिनज़िप कर देते हैं। तो कंप्रेस इसका आंसर बिल्कुल सही है, कंप्रेस कर देते हैं। अगला ऑप्शन है कि कल्पना करें कि आप एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। 2003 ध्यान रखना, 2003 पुराने वाले में काम कर रहे हैं। इसमें ऑटो करेक्ट जोड़ने के विभिन्न चरणों को नीचे व्यवस्थित क्रम में दीजिए। यदि आपको ऑटो करेक्ट जोड़ना आता है तो आप इसे कर पाएंगे, और नहीं आता है तो आप इसके ऑप्शन को गलत लगा के आएंगे। जिन लोगों ने पुराना एमएस ऑफिस चलाया है उन्हें मालूम होगा, तो हम बताना है पहले क्या करना पड़ेगा। यदि हमको ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो हम वो वर्ड लिख लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने का नाम इसमें ऑप्शन दिया नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद ऑटो करेक्ट नाम का ऑप्शन हमें मिलता है टूल्स मेनू में, तो हम टूल्स मेनू में जाते हैं। तो टूल्स मेनू में जाते हैं। अब इसमें मेरे कंप्यूटर में पुराना वाला एमएस ऑफिस नहीं है, वरना मैं आपको भी दिखा देता। टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद हम उसमें एक
ऑप्शन मिलता है नीचे ऑटो करेक्ट। ऑप्शन पहले तो टूल्स में जाते हैं, फिर ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन में मिलता है हमको ऑटो करेक्ट। तो टूल्स में जाके ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। टूल्स में जाके ऑप्शन नाम का मेन्यू मिलता है, ऑप्शन में जाके हमको मिलता है ऑटो करेक्ट। इन्होंने ये स्टेप भी गलत दिए हुए हैं, ये स्टेप गलत दिए हैं, लेकिन ये स्टेप्स दिए हैं तो मतलब ये नहीं है कि हमें गलत मानेंगे, क्योंकि जो स्टेप नहीं दिया है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद के स्टेप जाना पड़ेगा। सही स्टेप तो ये है कि पहले टूल्स में क्लिक करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद ऑटो करेक्ट में जाते हैं। तो ऑप्शन नहीं दिया तो हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ऑटो करेक्ट में जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑटो करेक्ट में जाते हैं। पहले इसमें जाते हैं बी वाले में, फिर ऑटो करेक्ट में जाते हैं। ऑटो करेक्ट के बाद रिप्लेस के लिए हम दो उसमें एरिया मिल जाते हैं, और पहले वाले में कुछ वर्ड और दूसरे में कुछ वर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये पहला बिल्कुल सही स्टेप्स हैं। पहले टूल्स में जाते हैं, ऑटो करेक्ट में जाते हैं, फिर रिप्लेस में टाइप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में हम उसे ऐड करके ओके पे क्लिक कर देते हैं, जो ऑटो करेक्ट के द्वारा बिल्कुल सही स्टेप्स हैं और पहला ऑप्शन एकदम सही है। और दूसरी बात मैं आपको ट्रिक बताऊं दोस्तों, ज्यादातर जो ऐसे ऑप्शन आते हैं स्टेप्स वाले, उनके अंदर पहला ऑप्शन ज्यादातर सही निकलता है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो पहला वाला ही टिक करके आए, किसी और पर ना लगाएं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सही होने के। निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को वैज्ञानिक लैंग्वेज बोलते हैं? तो पहली लैंग्वेज वॉटरहोल लैंग्वेज है, वैज्ञानिक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हर सब जानते हैं ये तो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में स्थानांतरित हो चुके डिलीशन, कमेंट, फॉर्मेटिंग चेंज या कंटेंट की डिफॉल्ट रूप से दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो अगर बाय डिफॉल्ट, सॉरी किसका इस्तेमाल करता है पूछा गया है। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस 2007 यूज करता है किसका? टू डिस्प्ले डिलीशन, कमेंट और फॉर्मेटिंग चेंजेस को। यदि हम ट्रैक चेंज ऑन कर देते हैं तो ट्रैक चेंज ऑन होने के बाद एमएस वर्ड 2007 बाय डिफॉल्ट किस चीज का इस्तेमाल करता है, किससे हमको मार्क करता है, हाईलाइट करता है कि हमने ट्रैक चेंज किया गया है? तो उसको हम जो बोलते हैं उसको हम बलून्स बोलते हैं दोस्तों। बलून्स के द्वारा बताता है, एक आड़े आड़े सी, मैंने मालूम है ये मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे एक बलून बन जाएगा लंबा सा, उसमें लिख के आ जाएगा आपने ये मिटाई है। तो बलून्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है बलून्स, बलून्स बोलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एमएस वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर स्टाइल कॉमा और स्टाइल कॉलम में पेज पर टेक्स्ट को कॉलम से समांतर सेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए पेज लेआउट टैब में जाकर किसका उपयोग करेंगे? तो पेज में कॉलम बनाने के लिए हम कॉलम नाम के ऑप्शन पर जाते हैं और कॉलम वहां से बना लेते हैं। एमएस वर्ड अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को अपनी सामग्री, कंटेंट को बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो डी रैम, एस रैम, दो प्रकार की रैम होती हैं, जिसमें से एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश के लिए डी रैम बिल्कुल सही आंसर है, पहला वाला। आप देख रहे होंगे जब भी विकल्प वाले ऑप्शन आते हैं सारे पहला वाला ऑप्शन सही निकलता है, देख लीजिए, है ना। अगला ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट को प्रचालित होने से पहले प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता था? आजकल जो प्रिंटर आते हैं वो यूएसबी प्रिंटर आते हैं, लेकिन यूएसबी प्रिंटर से पहले जो प्रिंटर आते थे उनको हम समांतर या पैरेलल पोर्ट के नाम से जानते थे, और पैरेलल पोर्ट सीपीयू प्रिंटर के लिए आया करता था पहले। तो ये सही आंसर है, पैरेलल या समांतर पोर्ट। अगला प्रश्न है कि ये कई बार लोग जानते भी हैं कि आजकल जो कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो वहां पर चुनते भी हैं पैरेलल पोर्ट, चुनते भी, सेलेक्ट भी करते हैं उस जगह पर। तो अगला प्रश्न है खाली स्थान दर ब दर है, ऐसी कोई चीज है जो दर ब दर है? दर वह दर है जिस पर सिग्नल एलिमेंट की संख्या या सिग्नल में परिवर्तन प्रति सेकंड होता है। यानी कि नेटवर्क में सिग्नल आ रहे हैं तो वो किस स्पीड से आ रहे हैं, उसकी संख्या कम ज्यादा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ब्रॉड या बैंडविड्थ कहते हैं। तो बैंडविड्थ उसमें नहीं दिया हुआ है, तो ब्रॉड बिल्कुल सही आंसर है। ब्रॉड इसका ब्रॉड ही बोलते हैं, है ना, बैंडविड्थ को ही ब्रॉड कहते हैं, तो ब्रॉड सही आंसर है इसका। इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर होने की जो मात्रा है, जो दर है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम ब्रॉड कहते हैं या ब्रॉड रेट कहते हैं, ब्रॉड रेट। एमएस वर्ड 2019 में किसकी शॉर्टकट की का उपयोग करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं? तो उसके लिए आप पहले तो नॉर्मल दबाते हैं, कंट्रोल प्लस पी से भी प्रिंटिंग प्रीव्यू दिख जाता है, और यदि हमें कंट्रोल प्लस पी से भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F2 से भी हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑल्ट आई से, यानी कि इमेजेस, इसके द्वारा भी हम प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं 2019 में। ठीक है, 2013 में चला के देखते हैं, मैं इसे चलाते हैं, चल आएगा या नहीं। देखिए 2013 में भी ये प्रीव्यू दिख रहा है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई से ये प्रीव्यू हम
2019 में भी देख सकते हैं, 16 में भी देख सकते हैं और 13 में भी देख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का शॉर्टकट की एक ही है। ये शॉर्टकट की एक अच्छी मुझे मिल गई और मैं इसको अपने आने वाले नेक्स्ट कंपटीशन के पेपर में या फिर उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज में डालने वाला हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिया गया आइकन आप देख रहे हैं एनवेलप, तो किस टैब में मिलता है। तो एनवेलप नाम का आप देखते हैं मेल, मर्ज, एनवेलप सारे आपको मेलिंग टैब में मिलते हैं। तो मेलिंग टैब में मिलेंगे, तो मेलिंग टैब में जाकर के किस ग्रुप में मिलते हैं। तो मेलिंग टैब में पहला ग्रुप है जिसका नाम है क्रिएट, वहाँ ये मिलते हैं। और ये आप याद कर लीजिए, मैंने अपने नोट्स में बाकायदा ग्रुप के नाम भी दिए हुए हैं और ऑप्शन के नाम भी दिए हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अब कितना डीपली पूछा गया है, तो अब आप अपने क्वेश्चन भी मतलब टैब भी याद करें, ऑप्शन भी याद करें और साथ में ये भी याद करें कि ये ऑप्शन किस ग्रुप में होता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट का वह प्रकार है जो एक ऐसा सिग्नल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज के कैटलॉग या एड्रेस की प्रिंटेड सूची होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो मेल मर्ज में आपने जो लोगों को जोड़ा है, जो आपने कंटेंट बनाए हैं या कॉन्टैक्ट बनाए हैं, उन सबको हम किस में जोड़ सकते हैं, किस में देख सकते हैं। उन सबको देखने के लिए हमेशा जो बनाई जाती है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं। ना वो लेटर होता है, ना वो लेबल होता है, ना वो एनवेलप होते हैं। वो क्या होता है, वो लेटर वो डायरेक्टरी होती है जिसमें हम जितने लोगों को मेल मर्ज में इस्तेमाल करते हैं उनके कैटलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया में 5वें स्टेप में क्या होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप MS वर्ड की जो मेल मर्ज है उसके 6 स्टेप्स होती हैं और 6 के 6 स्टेप याद कर लीजिए। पहली में क्या होता है, दूसरी में क्या होता है, तीसरी में क्या होता है, चौथी में क्या होता है, 5वीं में क्या होता है, और पूछा गया 5वीं में क्या होता है, और 6वीं में क्या होता है। 6वीं में हम करते हैं कंप्लीट द मर्ज। तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रीव्यू रिजल्ट के नाम से ऑप्शन आता है जो 5वां स्टेप्स होता है। एंड इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये है, शायद अगला जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, वो ये है कि मॉडेम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडेम का इस्तेमाल हम फाइल सिस्टम के लिए करते हैं, प्रतिबंध मेमोरी के लिए करते हैं, ग्राफिक्स के लिए करते हैं, या फिर इंटरनेट के लिए करते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मॉडेम का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए करते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने के लिए हम करते हैं, और इंटरनेट के लिए इसका इस्तेमाल, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत आंसर नहीं है। अगला जो आंसर है दोस्तों, वो क्वेश्चन है, वो ये है कि 10.0 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाले सीपीयू का अर्थ है कि यह 1 सेकंड में कितने चक्करों का प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। आप लोग फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ते हैं, आपने 10th 12th में अगर फिजिक्स ठीक से पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि मेगाहर्ट्ज में क्या होता है। मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है मिलियंस। तो 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 मिलियंस प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 10 मिलियंस को ये प्रोसेस करेगा। तो ये इसकी स्पीड के बारे में बात हुई। अगला प्रश्न है कि यदि सब कुछ सही तरीके से परीक्षण करता है तो कंप्यूटर आमतौर पर डैश उत्सर्जित करता है और प्रारंभिक प्रक्रिया जारी रखेगा। तो यदि हमारा कंप्यूटर चलता है, और हमारे कंप्यूटर का आप लोग कभी कभी देखा होगा, आप लोगों ने लैपटॉप स्टार्ट करते हैं या कभी कभी सीपीयू स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर छोटा सा सीपीयू लगा होता है, सॉरी छोटा सा स्पीकर लगा होता है। तो हम जब ऑन करते हैं उस मशीन को तो कई बार टी ऐसी आवाज आती है, केवल एक बीप आती है। तो बीप क्यों आती है, तो एक बीप आती है केवल, तो इसका मतलब यह है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा बीप अगर आती है, किसी में 2 बीप आती हैं, किसी में 5 बीप आती हैं, तो किसी में कुछ होता है, तो वो अलग अलग बीप अलग अलग एरर को बताती हैं। और एक बीप आती है तो कोई भी एरर उसके अंदर नहीं है। तो यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आमतौर पर केवल एक बीप सुनाई देगी आपको। तो इसका आंसर है एक ही बीप आपको सुनाई देगी। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब इसको बनाने के लिए किसका नाम हम जानते हैं। तो विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर, ये इंडियन परम सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए इनका नाम जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए वैसे सीएमओर केरे का नाम होता है विश्व कंप्यूटर में। विश्व में और अगर बात आती है कि किसने बनाया सुपर कंप्यूटर, तो सीएमओर केरे का नाम आता है। लेकिन अगर इंडियन की बात आती है तो ये मोस्ट लोग नहीं पढ़ते हैं। इंडिया के परम 8000 कंप्यूटर को विजय भटकर ने बनाया था, तो ये यहाँ पे इनका नाम आता है। और वैसे भी एपीजे अब्दुल कलाम तो है नहीं, और रघुनाथ मंगलेशकर ये भी आपके नए नाम है, विक्रम साहब ये भी आपके नए नाम है, और ये विजय भटकर बिल्कुल पुराना नाम है। तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आप देखें, इसमें मौजिला आप चलाते हैं कंप्यूटर में, ब्राउजर है। एप3
के नाम से हो सकता है कि ब्राउजर हो, लेकिन देखते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर है और माइक्रोसॉफ्ट ये भी ब्राउजर है, लेकिन ऐप सीरी के नाम से कोई ब्राउजर नहीं होता है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज, आपके विंडो 10 के अंदर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक ब्राउजर आने लग गया है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम करता है। तो ये आप भूल जाएं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर नहीं है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा ही है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 10 वाले वर्जन में आपको मिलेगा। तो ये ऐप सीरी के नाम से कोई ब्राउजर मैंने नहीं सुना आज तक, तो ये नहीं मिलेगा आपको। सही आंसर है ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट जरा, इसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन के दौरान स्टैंडर्ड सबनेट मास्क सेटिंग क्या होगी। ये नॉर्मली ये क्वेश्चंस जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर विंडोज एक्सपी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद जो उसके अंदर जब हम नेटवर्क में कंप्यूटर जोड़ते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब जोड़ा जाता है तो उसके अंदर आईपी एड्रेस डाले जाते हैं, कुछ सबनेट सेटिंग की जाती है। तो वहां पर आप 255.255.255.0 ये जो आईपी एड्रेस होता है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर इसका यही है। मैंने कई बार देखा है कंप्यूटर में तो ये मिलता है। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 है, वरना मैं आपको अभी ये सेटिंग करके दिखाता विंडोज एक्सपी के अंदर। पर ये ऐसे क्वेश्चंस टफ भी हैं आप लोगों के लिए, बेसिक वाले कंप्यूटर बच्चों के लिए तो टफ ही है, लेकिन घबराए नहीं, एक हाथ क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 52 क्वेश्चन आते हैं, 52 में से आपको सिर्फ 38 मार्क्स लेके आने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, 52 के 52 क्वेश्चन इजी थे। इसमें पहला क्वेश्चन मेरे को लगा है जो टफ लग रहा है मेरे को, जो कि आप लोगों के लिए टफ है, जो हर बच्चा विंडोज एक्सपी नहीं सीखता। ज्यादातर लोग विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 चला रहे हैं इस समय। विंडोज एक्सपी हर कोई नहीं सीख रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिन काम है। लेकिन जिन लोगों ने, पुराने लोगों ने विंडोज एक्सपी चलाई है, वो इसका आंसर बता सकते हैं या पढ़ी है अच्छे से नेटवर्किंग में, वो बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल 2019 में डैश लेआउट तब उपयोग होता है जब आप सभी फील्ड नामों को शीर्षक लेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं और आपको केंद्रीय तालिका की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा लेआउट है, इस लेआउट का प्रयोग, कोई नाम होगा लेआउट, पता नहीं कौन सा, उसका उपयोग तब होता है जब आप सभी फील्ड नाम को शीर्षक लेबल के रूप में, फील्ड के नाम है उनको लेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं, मतलब हेडिंग के रूप में दिखाना चाहते हैं, और आपको केंद्रीय तालिका की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको मतलब नहीं है कि उसकी टेबल कितनी बड़ी हो, बस कॉलम को दिखाना चाहते हैं आप, हेडिंग्स को दिखाना चाहते हैं आप। तो हेडिंग्स दिखाने के लिए, हेडिंग्स को हम आउटलाइन बोलते हैं दोस्तों, और आउटलाइन फॉर्म नाम का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आउटलाइन का मतलब हेडिंग से होता है और हेडिंग से बात कर रहा है पहले तो क्वेश्चन में, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप ऐसे गैस कर सकते हैं कि शीर्षक की बात हो रही है तो हेडिंग्स और ये आउटलाइन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो ये है आपके स्क्रीन पर, शायद कोई आ रहा है, मुझे जरा विंडोज स्टॉप करना पड़ेगी दोस्तों। हाँ, कोई नहीं आ रहा, बाद में बात करते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि विंडोज में फाइल का नामकरण करते समय निम्नलिखित विकल्पों में से किसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है। जब आप एमएस विंडोज के अंदर कोई फाइल का नाम देते हैं तो हम क्या नाम नहीं दे सकते। जैसे आप वर्ड में, एमएस वर्ड में या सॉरी विंडोज के अंदर एक फोल्डर बनाएं जिसका नाम है CON, तो नहीं बनेगा। CON के अलावा और भी कई नाम होते हैं जिस नाम से हम फाइल नहीं बना पाते हैं। उसकी वजह यह है कि CON जो नाम है वो नाम पहले से रिजर्व रहता है, तो कोई भी नाम जो विंडोज के अंदर रिजर्व होगा उस नाम से हम किसी भी फाइल को नहीं बना सकते हैं। सही आंसर है रिजर्व नाम, या कीवर्ड भी बोलते हैं इनको, अपन कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो कीवर्ड्स भी इसका आंसर सही है, गलत नहीं होगा। इंटरनेट पर फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरनेट पर HTTP इस्तेमाल किया जाता है इस समय, और HTTP यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इससे पहले हम FTP का इस्तेमाल करते थे। तो FTP बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में कई बार आती है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है।
यदि आपको किसी व्यक्ति से रियल टाइम पर बात करनी है इंटरनेट के माध्यम से, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो पहले दिया है ईमेल। तो ईमेल कभी कभी देर से भी पहुंचता है, रियल टाइम पे नहीं होता है, लेकिन चैटिंग अपन जब करते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं आप चैटिंग करते हैं ना, तो चैटिंग जो किया जाता है उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं, चैटिंग करने को। तो चैटिंग जो होती है रियल टाइम पे होती है, तुरंत मैसेज किया तुरंत हमारे प्राप्त होती है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब चैटिंग होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग, जो कि रियल टाइम पर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि तुरंत आपने मैसेज अभी किया तो अभी सामने वाले को पहुंच जाएगा। उसको हम कहते हैं रियल टाइम चैटिंग या रियल टाइम कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? सब जानते हैं दूसरी पीढ़ी में किया जाता था, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है डैश एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कि केवल तब डाटा रहेगा जब कंप्यूटर ऑन होगा, पावर होगी कंप्यूटर के अंदर। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, हम सब जानते हैं, तो रैम इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आप देखें पास्कल, कोबोल, जावा तीनों है, लेकिन गिट हब के नाम से कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। पास्कल, कोबोल, जावा तीनों ही लैंग्वेज हमने 4th पीढ़ी के नेशन में बताई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए होता है? तो पाइथन के लिए अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है तो पता होगा, लोगों ने नहीं की है तो कम से कम बेसिकली चीजें पढ़ी होंगी कि पाइथन के अंदर हम जब काम करते हैं तो पाइथन में जो पेज बनाया जाता है उस पेज का एक्सटेंशन .py के नाम से होता है। .py के नाम से उसका एक्सटेंशन होता है पाइथन का, और PHP का .php होता है। तो यहाँ पे गलती मत कर देना दोस्तों, और एक नाम से कोई भी ये एक्सटेंशन नहीं होते हैं, तो बचा आपका py। अगला प्रश्न है कि आखिरी प्रश्न भी है, और ये प्रश्न है कि डैश एक हानिकारक या हानिपूर्ण या ह्रासी संपीड़न एल्गोरिथम का प्रयोग करता है जो फाइल के आकार के साइज को कम करने के लिए कुछ इमेजेस जानकारी को त्याग देता है। बड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज लग रही है ना, लेकिन मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं आप। हिंदी या इंग्लिश पढ़िए कि डैश कोई चीज है जिसका यूज ए लॉसी कंप्रेस एल्गोरिथम डेट discard some of the image information in order to reduce the size of the file। इसका मतलब है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल हम जब कंप्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी खो जाती है। एक्चुअली में जब हम किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, MP3 हो या इमेजेस फाइल हो, तो कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस करने पर उसकी क्वालिटी खो जाती है। तो कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो कि अपनी क्वालिटी को कंप्रेस करने पर खो देते हैं, उसको हम लॉसी फाइल फॉर्मेट कहते हैं। और कुछ फाइल फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो नहीं खोते हैं अपनी क्वालिटी को, जो कि कंप्रेस करने पर अपनी क्वालिटी को या अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको इतना नहीं खोते हैं, उनको हम लॉसलेस फाइल कहते हैं, लॉसलेस फाइल फॉर्मेट। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट है जो कि कंप्रेस करने पर या कन्वर्ट करने पर अपनी क्वालिटी को, अपने साइज को या अपने इंफॉर्मेशन को लॉस कर देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे TIFF, GIF और PNG और JPEG। TIFF फॉन्ट के लिए होता है, इसको हम कन्वर्ट कर भी देंगे, कंप्रेस कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। GIF इमेजेस होती हैं, जी भी आप चलती फिरती इमेजेस होती हैं, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्रेस करने के बाद। और PNG इमेजेस होती हैं जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट इमेजेस से कहते हैं, इनको भी कंप्रेस करेंगे तो इनकी इमेज क्वालिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन JPG को जब कन्वर्ट करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं, तो ये इनकी साइज क्वालिटी, इनकी इमेज क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लॉसी फाइल है, वह तो तीनों ही लॉसी फाइल होती हैं TIF को छोड़ करके, लेकिन सबसे ज्यादा लॉसी फाइल जो है वो है आपकी JPEG। तो JPEG इसका सही आंसर है, जो कि लॉसी फाइल फॉर्मेट में मानी जाती है। और आपके यहाँ 52 क्वेश्चन पूरे हो गए। आज के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आया, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन जो पेपर आया था वो बिल्कुल इजी था, इसके अंदर सारे के सारे 52 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। आज के पेपर में 52 क्वेश्चन में से मेरे को 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जो शायद आप लोगों के लिए, मतलब जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा, वो उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, तो वो टफ उन्हें लगेगा। लेकिन आशा करता हूं कि आपको अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। अगर फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें इजी नहीं लग रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर मेरे को कमेंट करें, मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और समझा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक्चुअली क्या है कि 52 क्वेश्चन समझाने के लिए मेरे को टाइम भी कम मुझे लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पे समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जल्दी मैं कोशिश को कराता हूँ।
तो आप ये में ना रखें कि ये इतना फास्ट कराते हैं, क्यों कराते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन मुझे 52 कराने होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी नहीं करता ज़्यादा। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट करें, मैं आपको पर्टिकुलर उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको आप दोस्तों जरूर इसको आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।